दंडकौज़ेय क्षेत्र सेंट्रल इंडिया के हार्ट में एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। इसका नाम, जिसका मलयालम दंड का जंगल है, एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी, खासकर रामायण से जुड़ा है। रामायण के हिसाब से यह वह घना जंगल था जहां भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने 14 साल के फॉरेस्टवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। यह हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कनेक्शन इस जगह को एक मिस्टिकल ऑनरा देता है, जो हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स को आज भी फैसिनेट करता है। यह रीजन सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फिजियोग्राफिक जोन है, जिसमें पहाड़ियां, पठार और नदी घाटियां शामिल हैं, जिन्होंने हजारों सेलों से इसके यूनिक कैरेक्टर को शेप दिया है। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। लगभग 92,200 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े एरिया में फैला हुआ दंडकौज़ेय रीजन किसी एक स्टेट की बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह कई स्टेट्स में फैले जंगलों और अपलैंड्स की एक बड़ी कंटिगुअस बेल्ट बनाता है। इस रीजन में आने वाले प्राइमरी स्टेट्स छत्तीसगढ़ हैं, खासकर बस्तर डिवीजन, और ओडिशा, खासकर कोरियापुट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा नॉर्दर्न तेलंगाना, ईस्टर्न महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न टिप भी इस बड़े जियोग्राफिकल और कल्चरल लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इस इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है कि इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में कई स्टेट गवर्नमेंट्स शामिल हैं, जिनमें से हर एक को अपने अपने टेरिटरीज में सिमिलर लेकिन अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दंडकौज़ेय नाम ही घने, इम्पेनेट्रेबल जंगल, रहस्य और पुरानी कहानियों की इमेज बनाता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसे अक्सर ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि बताया गया है, लेकिन साथ ही फियर्स डीमंसों की भी, जिनसे राम को लड़ना पड़ा था। इस नैरेटिव ने सदियों से इस रीजन की कल्चरल परसेप्शन को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। आज जबकि मिथक के राक्षस चले गए हैं, जंगल गहरी नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जगह बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न डेवलपमेंट के प्रेसिंग इश्यूज के साथ साथ मौजूद हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। दंडकौज़ेय को समझने के लिए इसकी माइथोलॉजिकल आइडेंटिटी से आगे बढ़कर इसकी मॉडर्न जियोपॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है। यह एक रिसोर्स रिच एरिया है, जिसमें आयरन ओर, बॉक्साइट और दूसरे वैल्यूएबल मिनरल्स के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हैं, जिसने इसे इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स के लिए एक फोकल पॉइंट बना दिया है। हालांकि यह इंडिया के कुछ सबसे एंशिएंट इंडिजीनस कम्युनिटीज का भी घर है, जिनकी लाइफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। कंजर्वेशन, इंडिजीनस राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का इंटरप्ले सेंट्रल थीम है, जो दंडकौज़ेय की कंटेम्परेरी स्टोरी को डिफाइन करता है, जिससे यह जियोग्राफर्स, सोशियोलॉजिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक क्रिटिकल स्टडी एरिया बन जाता है, जो इस हिस्टोरिक लैंड के लिए एक बैलेंस्ड और इक्विटेबल फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। दंडकौज़ेय का जियोग्राफिकल लैंडस्केप इनक्रेडिबली वेरिड है, जो रग्ड और अनड्यूलेटिंग टेरेन से कैरेक्टराइज्ड है। यह प्राइमरीली एक प्लेटोइक क्षेत्र है, जिसकी एवरेज एलिवेशन समुद्र तल से 300 से 900 मीटर तक है। यह पठार कई पहाड़ियों और गोदावरी, इंद्रावती और महानदी जैसी बड़ी नदियों की गहरी घाटियों से कटा हुआ है, जो इस एरिया से बहती हैं, एक अन्यथा पहाड़ी लैंडस्केप में फर्टाइल प्लेन्स बनाती है। ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इस रीजन की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, जो इसकी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी में योगदान करती है। इन पहाड़ियों और नदी प्रणालियों की मौजूदगी ने अलग अलग माइक्रो एनवायरनमेंट्स का एक मोज़ेक बनाया है, जिनमें से हर एक फ्लोरा और फोना के एक यूनिक सेट को सपोर्ट करता है और हजारों सेलों से इसके ह्यूमन इनहेबिटेंट्स के सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता रहा है। दंडकौज़ेय रीजन का क्लाइमेट प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल है, जिसमें डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स हैं, जो लाइफ की रिदम को गवर्न करते हैं। मार्च से जून की शुरुआत तक के समर मंथ्स टिपिकली हॉट और ड्राई होते हैं, जिसमें टेम्परेचर अक्सर बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद मॉनसून सीजन आता है, जो जून और अक्टूबर के बीच साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से काफी बारिश लाता है। यह एनुअल रेनफॉल इस रीजन की लाइफ ब्लड है। इसकी नदियों को फिर से भरती है
और इसके बड़े जंगलों को नरिश करती है। विंटर्स जनरली माइल्ड और प्लेजेंट होते हैं, जो गर्मी से एक छोटी राहत देते हैं। यह क्लाइमेटिक पैटर्न सीधे एग्रीकल्चरल साइकिल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो लोकल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड्स के लिए सेंट्रल है। दंडकौज़िया अपनी रिच वेजिटेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स का डोमिनेंस है। ये जंगल बायोडायवर्सिटी का एक खजाना है, जिसमें साल, सागौन और बांस जैसे कीमती पेड़ प्रजातियां प्राइमरी कैनोपी बनाती है। ये जंगल सिर्फ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी वाइटल है, जो टिम्बर, जलाऊ लकड़ी और तेंदू पत्तियां, महुआ फूल और औषधीय जड़ी बूटियां जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की एक वाइड एरे प्रोवाइड करते हैं। सघन वन आवरण इस पहाड़ी इलाके में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने, पानी के फ्लो को रेगुलेट करने और मिट्टी के इरोजन को रोकने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। इसलिए इन जंगलों का संरक्षण सेंट्रल इंडिया के एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। यह विविध हैबिटेट वाइल्ड लाइफ की एक शानदार एरे को सपोर्ट करता है, जिससे यह इंडिया के सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक बन जाता है। दंडकौज़िया के जंगल कई एनिमल स्पीशीज का घर है, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर और एशियन वाइल्ड बफेलो जैसे बड़े मैमल्स शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। गौर, सांभर और चीतल के झुंड भी आमतौर पर पाए जाते हैं। इस रीजन की नदियां और वाटर बॉडीज जलीय जीवन से भरी पड़ी हैं, जिनमें मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार की मछलियां शामिल हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क जैसे कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज को इस इनक्रेडिबल फोना डायवर्सिटी को पोचिंग और हैबिटेट लॉस जैसे खतरों से बचाने के लिए स्थापित किया गया है। दंडकौज़िया का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, जो रामायण में इसके मेंशन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सदियों से यह रीजन अलग अलग कल्चर्स और डायनेस्टीज का एक मेल्टिंग पॉट रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस एरिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही ह्यूमन सेटलमेंट की ओर इशारा करते हैं। हिस्ट्री के दौरान यह मौर्यों, सातवाहनों, वाकाटकों और बाद में चालुक्यों और काकतियों सहित विभिन्न शक्तिशाली साम्राज्यों के प्रभाव में रहा है। इनमें से हर डायनेस्टी ने इस रीजन पर अपनी मार्क छोड़ी, जिससे इसकी रिच आर्किटेक्चरल और कल्चरल हेरिटेज में योगदान मिला। जंगल में बिखरे हुए एंशिएंट टेम्पल्स और खंडहर इस लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के साइलेंट विटनेस हैं, जो उन किंगडम्स की कहानियां बताते हैं जो सब कॉन्टिनेंट के इस कभी कभी रिमोट पार्ट में उठे और गिरे। दंडकौज़िया शायद सबसे ज्यादा अपने कई इंडिजीन्स ट्राइबल कम्युनिटीज का घर होने के लिए फेमस है, जिन्हें इस भूमि के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स माना जाता है। गोंड्स, हल्बास, भतरास, मुरियास और मारियास जैसे प्रमुख ट्राइब्स इन जंगलों में पीढ़ियों से रहते आए हैं, अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ एक यूनिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए। उनकी लाइफस्टाइल, बिलीफ सिस्टम्स और सोशल स्ट्रक्चर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ डीपली इंटरट्विन्ड है। इन कम्युनिटीज के पास लोकल फ्लोरा और फोना का एक प्रोफाउंड ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसका उपयोग वे भोजन, दवा और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए करते हैं। उनकी वाइब्रेंट कल्चर, उनके डिस्टिंक्टिव आर्ट, म्यूजिक, गौर डांस जैसे डांस फॉर्म्स, जो मारियास का फेमस डांस है, और कलरफुल फेस्टिवल्स के माध्यम से एक्सप्रेस होती है, जो नेचर के साइकिल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इन ट्राइब्स का सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लाइफस्टाइल फैसिनेटिंग है। कई कम्युनिटीज ट्रेडिशनल रूप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अभ्यास करती थी, जिसे पेंडा या झूम के नाम से जाना जाता था, जो पहाड़ी इलाके के लिए वेल सूटेड था। हालांकि यह प्रैक्टिस अब कम हो रही है। उनकी सोसाइटीज अक्सर एग्लिटेरियन होती हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं। मुरिया ट्राइब का घोटुल सिस्टम, जो अविवाहित लड़कों और लड़कियों के लिए एक प्रकार का यूथ डॉर्मिटरी है, उनके यूनिक सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक वेल नोन उदाहरण है, जो कम्युनिटी लाइफ और एजुकेशन में एक वाइटल रोल निभाते हैं। इन ट्राइबल सोसाइटीज ने बाहरी दुनिया के साथ बढ़ते कांटेक्ट के बावजूद अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है, जिससे दंडकौज़िया एंशिएंट इंडियन कल्चर्स का एक लिविंग म्यूजियम बन गया है। हालांकि
इन इंडिजीनस कम्युनिटीज के रिच कल्चरल फैब्रिक और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल पर अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर पड़ रहा है। मॉडर्न डेवलपमेंट, माइनिंग एक्टिविटीज और स्टेट की असिमिलेशन पॉलिसीज के अतिक्रमण से सिग्निफिकेंट सोशल और कल्चरल चेंजेस हुए हैं। ट्रेडिशनल लैंड्स और जंगलों के नुकसान ने उनकी सबसिस्टेंस इकोनॉमीज को बाधित किया है और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को इरोड किया है। जैसे जैसे युवा पीढ़ियां एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए मेनस्ट्रीम सोसाइटी की ओर आकर्षित हो रही हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज और लैंग्वेजेस के नुकसान के बारे में बढ़ती चिंता है। दंडकौजिया के ट्राइब्स की यूनिक कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करना, साथ ही उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, जिसके लिए सेंसिटिव और इंक्लूसिव पॉलिसीज की आवश्यकता है। दंडकौजिया रीजन अपनी नेचुरल वेल्थ के बावजूद कई सीवियर चैलेंजेस का सामना करता है, जो इसकी प्रोग्रेस को रोकते हैं और इसकी इकोलॉजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को खतरा एक्सेस आते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इश्यूज में से एक लंबे समय से चली आ रही नक्सलाइट माओवादी इंसर्जेंसी है, जिसने रीजन के बड़े हिस्सों को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल दिया है। इस जारी वायलेंस के कारण जानमाल का दुखद नुकसान हुआ है और इसने एरिया के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को बुरी तरह बाधित किया है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे सड़कों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन अक्सर टारगेट किया जाता है, जिससे लोकल पॉपुलेशन, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज, क्रॉस फायर में फंस जाती हैं और बेसिक सर्विसेज से वंचित रह जाती हैं। यह सिक्योरिटी सिचुएशन गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी बाधा पैदा करती है। एक और बड़ा चैलेंज व्यापक गरीबी और अंडर डेवलपमेंट है, जो इस रीजन को परेशान करता है। दंडकौजिया के इनहैबिटेंट्स, जिनमें से अधिकांश ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं, कुपोषण, निरक्षरता और हेल्थ केयर तक पहुंच की कमी की हाई रेट्स से पीड़ित हैं। उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, डिफॉरेस्टेशन, रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट लॉज और लैंड एलियनेशन से तेजी से खतरे में हैं। रीजन की अपार मिनरल वेल्थ ने विरोधाभासी रूप से लोकल लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसलेट नहीं किया है। इसके बजाय बड़े पैमाने पर माइनिंग ऑपरेशंस ने अक्सर कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट और सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण बना है, जिससे उनके पानी के स्रोतों को प्रदूषित किया गया है और उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स को बिना इक्विटेबल बेनिफिट्स प्रदान किए नष्ट कर दिया गया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दंडकौजिया के फ्यूचर के लिए एक क्रिटिकल खतरा है। माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रेशर के कारण व्यापक डिफोरेस्टेशन और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हुआ है। फॉरेस्ट कवर का यह नुकसान न केवल रीजन की रिच बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डालता है, बल्कि एक बहुत बड़े एरिया के क्लाइमेट और वाटर सिक्योरिटी को भी प्रभावित करता है। अवैध लॉगिंग और पोचिंग समस्या को और भी बढ़ा देते हैं। दंडकौजिया के नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करना, जबकि इसके लोगों की डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को पूरा करना एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। इसके लिए डेवलपमेंट के एक नए पैराडाइम की आवश्यकता है, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के अधिकारों को अपने कोर में रखता है। ग्रोथ के विशुद्ध रूप से एक्सट्रैक्टिव मॉडल से दूर हटकर आगे बढ़ते हुए दंडकौजिया के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता शांति, समावेशी विकास और संरक्षण की फाउंडेशन पर बनाया जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए एक मल्टी प्रोंगड अप्रोच की आवश्यकता है, जो प्रभावी सिक्योरिटी मेजर्स को इंसर्जेंसी के मूल कॉजों जैसे अन्याय और डेवलपमेंट की कमी को दूर करने के ईमानदार प्रयासों के साथ जोड़ती है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानूनों के उचित इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करना क्रूशियल है, क्योंकि यह उन्हें उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स और रिसोर्सेज पर लीगल राइट्स देता है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको टूरिज्म में वैल्यू एडिशन के माध्यम से सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को एग्जैसरबेटवा देना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है, जो एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में है। अल्टीमेटली दंडकौजिया की यूनिक नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज का संरक्षण इसके लोगों को इसके फ्यूचर में प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स के रूप में पहचानने पर निर्भर करता है।